हम लोगों ने धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देख ली। अब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया, कि धातुएं जो हैं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। सामान्य समीकरण जो होता है धातु की जल के साथ अभिक्रिया का, वह कुछ इस प्रकार है कि कोई भी धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह धातु ऑक्साइड बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन देगी। कोई भी धातु का ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह धातु का हाइड्रोक्साइड देगा। तो इसी को ही हर एक धातु जो है अलग अलग प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसी को ही देख लेते हैं। सबसे पहले धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा धातु ऑक्साइड बनता है। चाहे कोई भी धातु अगर हम उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह हाइड्रोजन गैस देगी और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ वो धातु का ऑक्साइड बनाएगी। यह आपकी इसकी जनरल इक्वेशन है और आपका उदाहरण है। देखिए कॉपर को रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग पानी के साथ, कॉपर पानी में घुल जाता है और हमको कॉपर ऑक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। वहीं दूसरा जो उदाहरण होता है, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं जल के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, जिससे ये धातुएं प्रज्वलित हो जाती हैं। जो आपकी कॉपर थी वो बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, इस कारण अगर हम कॉपर को जल में घोलते हैं तो हम लोगों को नॉर्मल कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, कोई भी प्रज्वलित हम लोगों को नहीं देखने को मिलता। वहीं जब हम लोग पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुओं को जल में घोलते हैं तो ये घुलनशील होती है जल में, और घुलनशील होने के साथ साथ इनकी जो अभिक्रिया होती है बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, कि अगर हम लोग पोटेशियम और सोडियम को पानी में भी डालेंगे तो ये इस प्रकार से पानी में ही आग लग जाएगी, इतनी ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यही कारण होता है कि आखिर क्यों आपका सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन तेल में मिलाकर रखा जाता है। ना तो उसे वायु में निकाल सकते हैं, वायु में निकालेंगे तो आग पकड़ लेगी, अगर पानी में मिलाएंगे जल में मिलाएंगे तो आग पकड़ लेगी। और इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है कि आपका सोडियम कभी भी H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो KOH प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ देखिए एक अलग चीज देखने को मिल रही होगी, हमने पढ़ा धातु कभी भी जल के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, धातु का ऑक्साइड। यहाँ क्या मिल रहा है हम लोगों को, धातु का हाइड्रोक्साइड। ये कुछ हमारी जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील आपका पदार्थ होते हैं वह हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा था इस चैप्टर में बार बार लेकिन आएगा, धातु जल के साथ रिएक्शन करेगी तो बोला जा रहा है कि धातु ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन यहाँ उसी का तोड़ है कि यहाँ पोटेशियम भी जल के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। पोटेशियम की जगह अगर सोडियम भी कर रहा होता तो वहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता, NaOH बन जाता। तो इस प्रकार से जो है हर धातु के लिए अभिक्रिया अलग प्रकार से होती है। वहीं आपकी जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ मुक्त ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। आपका सोडियम के केस में और पोटेशियम के केस में बहुत ज्यादा ऊष्मा बन रही थी, लेकिन आपका जब कैल्शियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो अभिक्रिया होती है थोड़ी धीमी होती है। इसमें भी ऊष्मा निकलती है, लेकिन जो ऊष्मा निकलती है वह इतनी नहीं होती कि आपका प्रज्वलन हो सके, आपकी आग लग सके। इसके लिए क्या रिएक्शन रहती है, कैल्शियम कभी भी रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन मतलब H2O पानी के साथ, आपको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न H2 गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं, अतः Ca तैरना प्रारंभ कर देता है। क्या होता है आपका, ये जो आपका हाइड्रोजन की जो गैस जो बन रही है बुलबुले की फॉर्म में जाकर कैल्शियम की सतह से चिपक जाती है, जो कैल्शियम है उसकी सतह से जाके चिपक जाती है, और पानी के अंदर जब रिएक्शन होती है तो कैल्शियम होता है वो ऊपर तैरना चालू कर देता है। क्यों तैरना चालू कर देता है, क्योंकि ये जो हम रिएक्शन करवाते हैं इस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं पानी के अंदर कुछ इस प्रकार से, ये बुलबुले ऊपर जा जाके कैल्शियम की जो सतह होती है उससे जाकर चिपक जाते हैं, और जब कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैल्शियम जो होता है वह तैरने लग जाता है, जो बिना अभिक्रिया किया हुआ कैल्शियम होता है। तो इस तरीके से आपका कैल्शियम रिएक्शन करता है जल के साथ, इसके अंदर ऊष्मा की जो उत्पत्ति होती है वो बहुत कम होती है। डी, एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। जो आपकी एल्यूमिनियम होती है, आयरन होती है या फिर जिंक होती है, ये जो धातुएं होती हैं ना तो ये शीतल जल के साथ रिएक्शन करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ और ना ही आपका नॉर्मल वाटर के साथ, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ, और वही अपना ऑक्साइड बनाती हैं। ये आपका एल्यूमिनियम है, यहाँ एक पानी है लेकिन किस फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऐसे आपका फेरस,
यानी कि लोहे को जब हम लोग भाप के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, वो आपका Fe3O4 जो कि इसका ऑक्साइड है वो बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। आपकी लेड हुई, कॉपर हुई, सिल्वर हुई, गोल्ड हुई, ये जो सारी जो धातुएं होती हैं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। इस कारण ये जल में ना तो घुलनशील होती हैं, ना ही ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब इसी के अंदर एक छोटे से टॉपिक को देखते हैं, धातु ऑक्साइड्स की जल में घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर। कि आपके धातु के जो ऑक्साइड होते हैं जल में कैसे घुलनशील होते हैं, जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ज्यादा जो धातु के आपका ऑक्साइड्स होते हैं वो जल में घुलते ही नहीं है, परंतु दोबारा से क्या किया, परंतु कुछ जो होते हैं वे जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, अल्कलाई बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दो ही ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो जल में घुल जाते हैं और क्या बना देते हैं, क्षार बना देते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड के घुलने पर क्रमशः सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और पोटेशियम ऑक्साइड क्षार देता है। कभी भी जब आपका सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलेंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार मिलेगा और आपको पोटेशियम ऑक्साइड का क्षार मिलेगा। किस तरीके से इनकी अभिक्रिया होती है, Na2O जो कि सोडियम का ऑक्साइड है, ये जब रिएक्शन करता है H2O के साथ, पानी के साथ, ये आपका रिएक्शन हो जाता है, वही आदान प्रदान हो जाता है। Na जो है ये टूट जाएगा OH में और H में, ये आपका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, Na इससे जाकर जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा। इसी प्रकार से K2O जब आपका पोटेशियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है पानी के साथ तो ये भी पानी में घुलकर क्या बना देता है, KOH बना देता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे सोडियम है, ये सोडियम का एक कण, ये सोडियम का दूसरा कण, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, एक ये इस इलेक्ट्रॉन इससे लेगी, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगी और आपका क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम का है, ये OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से आपके धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे वो पोटेशियम ऑक्साइड हो, चाहे वो आपका सोडियम ऑक्साइड हो, दोनों के दोनों पानी में घुलते हैं और आपका रिएक्शन करते हैं। अब अपने तीसरे अभिक्रिया को देखते हैं, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। हम लोगों ने धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देख ली, जल के साथ अभिक्रिया देख ली। अब देखते हैं धातु जो है वह अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। कभी भी धातु को अगर हम लोग अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, धातु का नेचर मैंने क्या बताया था, बेसिक नेचर होता है, क्षारक प्रभाव की होती है जो धातु होती है। तो कभी भी कोई भी क्षारक किसी भी अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, हमेशा लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसी वजह से आपका मेटल कभी भी किसी डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब है तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा, वह हमेशा सॉल्ट यानी कि आपका लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। धातु प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस में हाइड्रोजन। उदाहरण, मैग्नीशियम जो है आपका ये रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अम्ल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं हम लोगों को मिलता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि आपका एक लवण है और साथ में मिलता है हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी आपका धातु किसी भी तरीके के अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपको क्या मिलेगा, हम लोगों को लवण मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि धातु जो होता है क्षारक प्रभाव का होता है। परंतु धातुओं की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया अलग होती है। जब हम धातुओं को तनु HNO3 यानी डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उनकी अभिक्रिया अलग रहती है। कैसे, जो आपका डाइल्यूट HNO3 जो है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है और यह तीव्रता के साथ धातुओं के साथ क्रिया कर लेता है और लवण एवं जल उत्पन्न करता है। हमने पढ़ा कोई भी धातु जो है वह अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो आपका क्या बनाएगी, लवण बनाएगी और लवण के साथ क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। परंतु जो आपका तनु HNO3, डाइल्यूट HNO3 जो है ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है, जिसके कारणवश ये किसी भी धातु के साथ अगर रिएक्शन करता है, जैसे कोई भी धातु अगर है ये उसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये HNO3 के साथ कभी भी कोई धातु रिएक्शन करेगी तो हम लोग को लवण देखने को मिलेगा और साथ में दे देगा H2O। क्या दे देगा, H2O का मतलब पानी। ऊपर वाले केस में क्या दे रहा था, मात्र H2 दे रहा था, नीचे वाले केस में क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन इस वजह से आया क्योंकि ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल जो होता है ऑक्सीकारक होता है। किसी भी धातु के साथ रिएक्शन करने पर उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ देता है और आपको पानी मिलता है।
इसकी भी कुछ लेकिन है, मतलब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? आपका मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो ऐसी धातु हैं जिनके साथ अगर आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तब ये पानी नहीं देता, खाली आपको हाइड्रोजन देता है। तो ये इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है अम्ल की धातु के साथ। अम्ल जो है धातु के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा, लेकिन आपकी जो HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ कभी भी रिएक्शन करवाएंगे वो इतना अच्छा ऑक्सीकारक है कि वह उस हाइड्रोजन को किस में परिवर्तित कर देगा? पानी में परिवर्तित कर देगा। लेकिन HNO3 जो है मैंगनीज या फिर मैंगनीज के साथ कभी भी रिएक्शन करेगी तो वह आपका ये वाली रिएक्शन नहीं करती है। और यहाँ NO2 और N2O हर केस में नहीं मिलेगी, किसी केस में हो सकता है मिल रही हो, किसी केस में नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से धातु जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब एक्वा रेजियो को देखते हैं, रॉयल जल। जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिश्रित करते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। कभी भी जब आप एक सांद्र यानी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को एक साथ मिश्रित कर देते हैं, किस अनुपात में? 3:1 में। 3:1 का मतलब है कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर वह 3 लीटर है तो आपका जो नाइट्रिक अम्ल होगा वह 1 लीटर होगा। तो जब हम इन दोनों को मिश्रित कर देते हैं, जो हम लोगों को नया मिश्रण जो मिलता है वह हमारा एक्वा रेजिया कहलाता है। यह गोल्ड को गला सकता है। यह बहुत ज़्यादा ताकतवर अम्ल होता है, इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि गोल्ड यानी सोने को भी गला सकता है। इसी काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्वा रेजिया का अलग अलग धातुओं को गलाने के लिए उपयोग करा जाता है। अब चौथी अभिक्रिया को देखते हैं। हम लोगों ने धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा ली, जल के साथ करा ली, अम्ल के साथ करा ली। चौथी अभिक्रिया क्या है? धातु की अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। हम लोग धातु की अभिक्रिया करवा रहे होंगे अन्य धातु के लवण के साथ। धातु की अभिक्रिया जब अन्य धातु के लवण के साथ कराते हैं तो सक्रियता श्रेणी में उपस्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं के लवण में से धातु को प्रतिस्थापित कर देती हैं और स्वयं अपना लवण बना लेती हैं। कभी भी हम लोग एक धातु को दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है जो ज्यादा ताकतवर, जो ज्यादा अभिक्रियाशील जो आपका धातु होती है वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से हटा देती है। उदाहरण, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग विलुप्त हो जाता है क्योंकि आयरन के परमाणु कॉपर की जगह ले लेते हैं और आयरन सल्फेट का लवण बन जाता है। आपका हम लोगों ने रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी कि कभी भी कॉपर सल्फेट यानी आपका CuSO4 को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग Fe के साथ, मतलब आपका रिएक्शन जो सोल्यूशन जो था वह कॉपर सल्फेट का था, उसमें हम लोगों ने Fe यानी कि आपका आयरन की एक कील डाल दी। कील डालने के कारण क्या होगा? Fe जो होगा इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि Fe जो है आपका सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये क्या करेगा? कॉपर को उसके आपका लवण में से हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और आपका कॉपर जो है अलग हो जाएगा। ये जो है आपका यही अभिक्रिया आपका धातु कभी भी किसी दूसरे धातु के लवण के साथ करेगी अभिक्रिया तो हो रही होगी। एक और बात याद रखिएगा, यह अभिक्रिया तभी होगी जब आपकी धातु जो है, अगर आपकी A धातु और जो आपका सॉल्ट है B धातु का, कोई भी सॉल्ट है, मान लेते हैं BX है, ये तभी आपका रिएक्शन होगी जब आपका A जो है ये ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा या फिर सक्रियता श्रेणी में ज़्यादा ऊपर होगा। किससे? B से। अगर A जो है B से नीचे है तो यह आपका अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब ये इससे कम अभिक्रियाशील है तो ये इसको इसके लवण में से हटा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हमारी धातु जो है अन्य धातु के साथ अभिक्रिया करती है। सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज, वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो भी आपका तत्व जो होगा, जितना भी आपका क्रियाशीलता जैसी भी रहेगी उसके उस हिसाब से उसको पोजीशन दी जाती है श्रेणी के अंदर। सबसे ऊपर जो तत्व है इसका मतलब है कि वह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और सबसे नीचे जो तत्व है इसका मतलब है वह सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इस श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी या फिर एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये पूरी की पूरी श्रेणी जो है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया या फिर आपका कभी भी एक धातु दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया कर रही हो उस केस में आपको ये बहुत जरूरी है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करने के बच्चे अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन इसको याद करने का तरीका आप लोग नॉर्मली कैसे कर सकते हैं? सबसे ऊपर तो आपका पोटेशियम आता है जो कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ये जो तीन आपका पदार्थ है बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील आपकी धातुएं होती हैं। उसके तुरंत नीचे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे जिंक, जिंक के नीचे लेड। ये जो होती है हल्की सी कम क्रियाशील धातु होती हैं।
उसके सबसे नीचे जो आपके धातुएं होती हैं न्यूनतम क्रियाशील धातुएं होती हैं सबसे कम। हाइड्रोजन एक धातु नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, दान कर सकता है। और जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं वे किस श्रेणी में आ जाते हैं? धातुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन को भी इसमें रखा गया है। कॉपर, पारा यानी कि मरकरी, Ag यानी कि चांदी, Au यानी कि सोना। इस प्रकार से पूरी की पूरी जो है आपकी ये श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी होती है। इसके अंदर मान लेते हैं आपको एक एलिमेंट दिया गया है A, इसको रिएक्शन करवाई जाती है B के साथ, B के सॉल्ट के साथ, BX, ठीक है। A जो है आपका इस श्रेणी के हिसाब से A जो है वह कैल्शियम है, और जो आपका B जो है वह है आपका लेड। इस केस में क्या होगा, क्योंकि C कैल्शियम जो है वह आपका लेड से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि श्रेणी में ऊपर की है, तो इस वजह से कैल्शियम क्या करेगा, B को हटा देगा उसके लवण में से और खुद उसकी जगह आ जाएगा और बना देगा CaX आपका। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरी अभिक्रिया हो तो आप उसमें कैसे करेंगे? दूसरी अभिक्रिया यानी कि हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, Mg का कोई लवण है X, इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? कॉपर के साथ मान लेते हैं। कॉपर के साथ ये रिएक्ट करता है तो अब मैग्नीशियम जो है ज़्यादा ताकतवर है और कॉपर जो है कम ताकतवर है। क्यों? क्योंकि श्रेणी के अंदर कॉपर जो है वह नीचे आ रहा है और मैग्नीशियम जो है वह ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब कॉपर इसको इसकी जगह से हटा ही नहीं पाएगा, तो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। तो याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो, चाहे आपका एक धातु दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया कर रही हो, उसके अंदर अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, या कौन निर्धारित करेगा? आपकी सक्रियता श्रेणी निर्धारित करेगी। ये पूरी की पूरी श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करने के बच्चे अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कोई इसको पोएम की तरह याद करता है, कोई कैसे याद करता है, बस आपको याद करनी है। ये श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी अभिक्रिया की तरफ देखते हैं, अपनी धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, कि धातु जो है वह अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगी। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। कोई भी तत्व कितना अभिक्रियाशील होगा वह किस रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जो उसकी संयोजकता होती है वह ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। क्योंकि हम सबको पता है कोई भी तत्व है उसको अपना जो ऑक्टेट होता है, जो संयोजकता होती है, उस कोश को पूरा करना होता है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए ही होते हैं। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए या तो कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देगा या फिर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता जो है वह किससे डिपेंडेंट है? पूरी की पूरी संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति से। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। जो धातु होता है इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण संयोजकता कोश को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देते हैं। और त्याग कर दिया इसका मतलब आपका क्या बना दिया? इन्होंने धनायन बना दिया, कि धनी हो गए, क्योंकि इन्होंने किसी को उधार दे दिया। अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जो अधातु के जो परमाणु होते हैं इनका संयोजकता कोश में हमेशा 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको भी 8 पूरे करने हैं। 8 पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं। इसने जो दान दिया उसका ये ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करके आपका क्या बना लेते हैं? आपका ऋणायन बना देते हैं। किसी के ऋणी हो गए, किसके ऋणी हो गए? धातु के ऋणी हो गए। उदाहरण कैसे है? NaCl का निर्माण। जो NaCl का निर्माण होता है वह इसी प्रकार से होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो 2, 8, 1, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा है, इसके पास 8 ही होने चाहिए। संयोजकता कोश पूरा करने के लिए इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, आपका इसका दान कर देगा। ये अपने ऊपर कैसा आयन बना देगा? प्लस का आयन बना देगा, आपका पॉजिटिव आयन बना देगा और इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास क्या है? इसके पास 2, 8, 7 एटॉमिक नंबर 17, पहले ऑक्टेट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। चाहिए कितने? 8। अब ये 8 कैसे लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? आपका क्लोरीन गेन कर लेगा, और गेन करने का ये कैसा आयन बना देगा? माइनस आयन बना देगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस में आ गया। इस प्रकार से Na और Cl आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। Na जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्या बना देते हैं? NaCl बना देते हैं। तो कोई भी धातु या फिर अधातु कभी भी अभिक्रिया करेगी तो धातु जो है वह आपका इलेक्ट्रॉन्स का दान करेगा, और जो अधातु है वह इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करेगी।
धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कर रही है, धातु दान कर रही है इलेक्ट्रॉन का, अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ले रही है, दोनों मिलकर यौगिक बनाते हैं। वो जो यौगिक बनाते हैं उन यौगिकों को आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। कभी भी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, उस दौरान जो आपका यौगिक बनता है उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं, और धातु एवं अधातु के बीच बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बंध बन रहा है वह कैसा बंध कहलाता है? आपका आयनिक बंध कहलाता है। उदाहरण के थ्रू समझते हैं। हमने NaCl का उदाहरण लिया था, दूसरा उदाहरण MgCl2 का है। मैग्नीशियम में हम सबको पता है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। संयोजकता कोश को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसका 2 ज्यादा होते हैं, तो ये 2 किसी को दान करेगा। क्लोरीन जो होते हैं, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है हमेशा, तो इसको 2 देने हैं, तो ये 2 क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर दिया। दान करने का मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर प्लस का आयन आ गया, ये आपका प्लस का आयन आ गया, और क्लोरीन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले ने 1 ले लिया, इस वाले ने 1 ले लिया, 2 क्लोरीनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इसका मतलब इनके ऊपर कैसा आयन आ जाएगा? माइनस आयन आ जाएगा, ऋणात्मक आयन आ जाएगा। तो इसी कारण, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, आयंस बन जाते हैं, आयंस बनने के कारण ही जो आपका यौगिक होता है उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। सेम यही चीज हो रही थी आपका NaCl में, कि Na जो था उसके बाद 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, जो क्लोरीन था उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन कम था, जिसके कारण Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था? क्लोरीन को दे रहा था। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो आपका बंध बनता है, क्योंकि आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, उसको आयनिक बंध कहते हैं।